हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपके क्रॉनिकल बुक में कुरुक्षेत्रा और विज्ञान प्रगति और योजना तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन दिए रहते हैं और वन लाइनर फॉर्म में दिए रहते हैं। तो योजना से हम देख लेंगे, इसके बाद योजना के बाद हम कुरुक्षेत्रा का देख लेंगे। ठीक है, जितने भी मतलब एक टॉपिक वहाँ पर दिया रहता है, मतलब एक थीम पर सभी टॉपिक बेस होती हैं। आप योजना, कुरुक्षेत्रा या विज्ञान प्रगति पहुँचेंगे देखेंगे तो चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, चाहे जिस महीने का, तो एक थीम होता है, उसी पर सभी टॉपिक बेस होता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे कुरुक्षेत्र के बाद विज्ञान प्रगति के भी क्वेश्चन देख लेंगे इसी में। ठीक है, तो चलते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ऑड लगे क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। कई बार आपके पेपर में भी इधर से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में लोकप्रिय संगीत के विषय में दिया गया है। ठीक है, तो उससे जो वन लाइनर बने हैं वो देखते हैं। ठीक है, योजना में कुछ ज़्यादा खास नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्रा में अच्छे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में, ये जो आपका योजना से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, उससे क्वेश्चन वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। लोकप्रिय संगीत और शास्त्रीय संगीत में तुलनात्मक अंतर क्या है? तो लोकप्रिय संगीत में नियम शास्त्रीय संगीत से कम कठोर होता है। ठीक है, तो जो शास्त्रीय संगीत होता है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, कठिन होता है, जो क्लासिकल डांस होता है। ठीक है, और जो लोकप्रिय संगीत होता है, जैसे लोकप्रिय संगीत नौटंकी, ये सब। ठीक है, और शास्त्रीय संगीत जैसे कथक हुआ आपका, और ये मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम, सो ये सब बहुत टिपिकल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ज़्यादा शास्त्रीय संगीत कठोर होता है। नाटकों में गाया जाने वाला भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक लोकप्रिय रूप निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो नाट्य संगीत के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा लोकप्रिय प्रकार का सुगम संगीत है जो माधुर्य, बोल और भाव पर जोर देता है? तो भाव संगीत, याद रखिएगा, भाव संगीत देता है। वह कौन सा लोकप्रिय प्रकार का सुगम शास्त्रीय संगीत है जो नेस्ट संतों द्वारा लिखे गए हैं और जिनमें अक्सर एक कालातीत संदेश होता है? वो क्या है? अभंग होता है। ठीक है, क्या? अभंग होता है। भगवान की स्तुति में गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण हल्के शास्त्रीय गीत भजन को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? भजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भजन कहते हैं। किसी भक्तिमय सुगम संगीत गीत को क्या कहते हैं? तो भक्ति गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति गीत कहते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा गया अर्धशास्त्रीय गीतों के साथ एक संगीत नाटक को क्या कहते हैं? तो वो संगीत नाटक कहते हैं। तबले पर बजाया जाने वाला कौन सा एक लय चक्र है जो विशेष रूप से नाट्य संगीत के लिए होता है? तो वो कौन सा है? गंधर्व ठेका होता है। ठीक है, हो सकता है आप सबको लगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, तो हम अपने मन से नहीं लाए हैं, ये आपका योजना में दिया गया था टॉपिक, वही है। ठीक है, विष्णुदास भावे का पहला संगीत नाटक कौन है? तो संगीत स्वयंवर है। संगीत स्वयंवर का मंचन सांगली में कब किया गया था? तो 1843 में किया गया था, 1843 में किया गया था। प्रशंसा और मनोरंजन के लिए एक संपूर्ण ख्याल प्रस्तुत को छोटी छोटी रचनाओं में समेटा गया। इन रचनाओं को रंगमंच के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसे रंगमंच संगीत कहते हैं। क्या? इसे रंगमंच संगीत कहते हैं। मराठी पाठ के साथ रागों पर आधारित गीत जिन्हें आलापों और संक्षिप्त द्रुत तानों और अलंकृत किया जाता है, क्या कहलाता है? नाट्य गीत कहलाता है। सुर लय शब्दों का एक साथ शास्त्रीय संगीत रचना को क्या कहते हैं? तो बंदिशें कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदिशें। जैसे ये सब क्वेश्चन जानते हैं कहाँ पूछा जाता है? ये सब क्वेश्चन जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं, वहाँ पर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, जो मिसलेनियस, जैसे आप घटना चक्र पढ़ते होंगे तो लास्ट में देखते होंगे मिसलेनियस होता है, एक विविधि जिसको आप कहते हैं, तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा 10 मिनट देखने में क्या है, पढ़ ही लीजिए। कबीर किस शताब्दी के प्रमुख संत थे? तो 15वीं शताब्दी के प्रमुख संत थे कबीरदास जी। कबीर अपने
टेक्स्ट के माध्यम से जो संदेश देते थे उसकी विशेषता क्या है? तो वह कालातीत है और उनका दर्शकों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दर्शकों पर उसका बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ता है। हल्के संगीत वाले गीत जिनमें माधुर्य, बोल और भाव पर जोर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको भावगीते कहते हैं। ठीक है। भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को क्या गाए जाते हैं? तो भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में क्या गाए जाते हैं? तो भाव संगीत और भाव गीत गाए जाते हैं। भाव गीत को क्या कहते हैं? सुगम संगीत कहते हैं। ठीक है। भाव गीत को सुगम संगीत कहते हैं। संगीत के इस रूप को क्या कहते हैं जिसमें आवाज़ का प्रयोग शायद ही कभी पूरे कंठ से होता है, उसमें शब्दों और भावनाओं का अत्यधिक महत्व महसूस होता है, तो वो सुगम संगीत होता है। ठीक है। उसमें आवाज़ का बहुत कम ही महत्व लेकिन भावनाओं का ज़्यादा महत्व होता है, तो वो सुगम संगीत कहते हैं। अभंग किनके द्वारा लिखे गए हैं? संतों को द्वारा, कवियों द्वारा लिखा गया है। भजन और भक्ति गीत। तो पहला चैप्टर ये था। दूसरा चैप्टर है आधुनिक तकनीकों के जरिए लोक कला का पूर्ण कल्पना। विकसित होती प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के माहौल में लोक कला के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियाँ क्या है? तो अंतर्भूत सार को संरक्षित करना। लोक कला शैलियाँ अधिकतर किस प्रकृति की होती हैं? तो वो प्रासंगिक होती हैं। ठीक है। अनूठे रीति रिवाजों को संरक्षित करने के लिए सांप्रदायिक समय को बढ़ावा देने के लिए एक माध्यम के रूप में कौन से कार्य करती हैं? तो लोक कलाएँ कहती हैं। तो वो लोक कलाएँ कहती हैं। लोक कला किसको अभिव्यक्त करने के साधन के रूप में कार्य करती हैं? तो सामूहिक चेतना और ऐतिहासिक विरासत। याद रखिएगा, सामूहिक चेतना और ऐतिहासिक विरासत। लोक कला शैलियों की निरंतरता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो सामुदायिक सहभागिता महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रीय कला रूपों के विपरीत लोक कलाओं की गतिशील और अनुकूलनीय प्रवृत्ति होती है, जिसे जो किससे प्रभावित होती है? समकालीन प्रभाव एवं रुझानों से। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से लोक कलाओं पर किनके प्रभावों का मार्ग प्रशस्त हुआ है? अंतर सांस्कृतिक। पारंपरिक प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कौन कलात्मक अनुभव का अभिन्न अंग है जो कलाकार दर्शकों के माध्यम से समृद्ध आयाम प्रदान करता है? सजीव शारीरिक प्रदर्शन। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो ये भरत मुनि की रचना है। कला के रस का सिद्धांत का उल्लेख कहाँ है? तो नाट्यशास्त्र में कला के रस का सिद्धांत का उल्लेख है। कला हमारी अंतरात्मा के गहन रूप से जुड़ने और किसको व्यक्त करने का एक साधन है? अवर्णनीय को। ठीक है। किसको? अवर्णनीय को। कला उस क्षेत्र में कदम रखने के बारे में है जिसे स्पीक मैके के संस्थापक प्रोफेसर किरण सेठ कहते हैं अफा डोमेन। ठीक है। वह कौन सा आयाम क्षेत्र है जो कलाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत के माध्यम संरक्षित करने का अवसर प्रदान करता है? डिजिटल आयाम या क्षेत्र। प्रौद्योगिकी नवाचार कला को केवल कम्प्यूटेशनल एल्गोरिथम या गैर मानवीय इलेक्ट्रॉनिक संगीत तक किस रूप में सीमित करने का जोखिम पैदा करती है? डिजिटल टेम्पलेट्स। ठीक है। क्या? डिजिटल टेम्पलेट्स। अब यहाँ लिखा गया है बुद्धिमत्ता से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक आरंभिक काल से लेकर अब तक विकास। ठीक है। मतलब बुद्धिमत्ता से इंटेलिजेंस से लेकर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक देखते हैं क्या है। प्रारंभिक मानव ने अपनी बुद्धि से किन महत्वपूर्ण कलाओं का विकास किया है? पत्थर, हाथी दांत से बनी कलाकृति, मिट्टी के बर्तन, धातु कर्म, कपड़ा उत्पादन, मन का निर्माण, काष्ठ कला, गुफाओं की चित्रकारी आदि। भारतीय उपमहाद्वीप के पत्थर के औजार कितने वर्षों में से मौजूद हैं? 2 मिलियन वर्षों से अधिक वर्षों से। ठीक है। भारत में पहला शहरीकरण कब हुआ था? तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। तो भारत में पहला शहरीकरण कब हुआ था? 2600 से 1900 के बीच में। प्रथम शहरीकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। धातु विज्ञान हड़प्पा के लोगों का किसका विकास किया? तो धातु निष्कर्षण की तकनीक का। किसका? धातु निष्कर्षण की तकनीक का। हड़प्पा निवासियों ने कांस का उत्पादन किनके मिश्रण के प्रारंभ किया? तो टिन के तांबे के साथ मिश्रित करके। ठीक है। लास्ट बैक्स
अब करें लास्ट बैक्स तकनीक। लास्ट बैक्स तकनीक को क्या होता है, जो मोम वाला बन के मूर्ति बनाई जाती है। किस पर तकनीक है, तो मूर्ति निर्माण पर। हड़प्पा के लोगों की नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, जल निकासी प्रणाली के साथ उन्नत ग्रिड आधारित नियोजन विकसित किया। हड़प्पा के लोगों ने मजबूत दीवार निर्माण के लिए क्या किया, अनुपातिक ईंटों का उपयोग किया। क्या किया, अनुपातिक ईंटों का उपयोग किया। हड़प्पा के बाद दूसरा शहरीकरण कहाँ हुआ, तो गंगा घाटी में हुआ। तो हड़प्पा के बाद दूसरा शहरीकरण कहाँ हुआ, गंगा घाटी में हुआ। दूसरा शहरीकरण काल कुछ उल्लेखनीय तकनीक नवाचार किस पर आधारित थे, तो लोहे पर आधारित थे। किस पर आधारित थे, लोहे पर आधारित। दिल्ली के लौह स्तंभ जो 1500 वर्ष पुराना है तथा वजन 6 टन है, में लोहे के साथ किसका उपयोग किया गया है, तो फास्फोरस का उपयोग किया गया है। किसका, फास्फोरस का उपयोग किया गया है। दिल्ली का लौह स्तंभ अपने किन गुणों के लिए प्रसिद्ध है, तो जंग प्रतिरोधी गुणों के लिए प्रसिद्ध है। कौन, दिल्ली का लौह स्तंभ माना जाता है, ये गुप्ता पीरियड का है। ठीक है, तो ये किस के लिए प्रसिद्ध है, जंग प्रतिरोध, मतलब जंग नहीं लगती इस पे। जंग प्रतिरोधी तकनीक का उपयोग भारत के किस मंदिर में किया गया, तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मंदिर में किया गया। देखिए फैक्ट कितने अच्छे अच्छे हैं। तो जंग प्रतिरोधी तकनीक का उपयोग भारत के किस मंदिर में किया गया, तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में। व्यक्ति और समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान और विरासत को कैसे व्यक्त करते हैं, संगीत, नृत्य, साहित्य और दृश्य कला के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए किसके उदय से डिजिटल पेंटिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, एनिमेशन और इंटरेक्टिव मीडिया जैसे नए कला रूपों में जन्म दिया है, तो डिजिटल पर्दों की। किस पर, डिजिटल पर्दों की। कौन कौन से माध्यम ने कलाकारों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने, साथ ही रचनाओं से जुड़ने और अपनी कलाकृति सीधे संग्राहकों को बेचने की सुविधा प्रदान की है, तो वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल गैलरी एवं डिजिटल आर्ट मार्केट प्लेस ने। ठीक है, डिजिटल कला निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जो प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी के कारण कलाकारों के लिए बाधा उत्पन्न कर सकती है, डिजिटल टूल सॉफ्टवेयर में दक्षता। डिजिटल कला ऑनलाइन प्रसार से कैसे मुद्दे पैदा होते हैं, तो कलाकृतियों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के। किसके कलाकृतियों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता से। कला और डिजिटल प्रौद्योगिकी के संयोजन ने कला के किस नए पुनर्जीवित रूप का निर्माण किया, तो डिजिटल कला का निर्माण किया। किसका, डिजिटल कला का निर्माण किया। देखिए पेंटिंग, चित्र, मूर्तियाँ कला सीमित नहीं है, अब इसमें क्या शामिल है, जो कला के अर्थ का विस्तार करते हैं, कंप्यूटर जनित छवियाँ और डिजाइन। ठीक है, आधुनिक समय में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कला के कौन कौन से रूप में देखा जाता है, दृश्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, निष्पादन कला, नृत्य कला, संगीत, छायांकन। ठीक है, याद रखिएगा। दृश्य कला का कौन सा रूप है, तो ये मूर्त रूप है। तो दृश्य कला का कौन सा रूप है, जो दृश्य कला है वो कला का कौन सा रूप है, तो वो मूर्त रूप माना जाता है। कौन सा, मूर्त रूप माना जाता है। दृश्य कल्पना चित्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है सिनेमा। ठीक है, आज की डिजिटल दुनिया में डिजिटल मूर्तियां बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, 3D तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। 3D तकनीक को मूर्तिकला की डिजिटल छाप भी कहा जा सकता है, जो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी किसी मानव वस्तु की आकृति बनाने में क्या किया जाता है, जो कभी कभी बहुत वास्तविक और सजीव लगती है। रोशनी को सतह पर प्रेषित किया जाता है। ठीक है, कब, रोशनी को सतह पर प्रेषित किया जाता है। किसी विशाल मूर्ति, ठोस मूर्ति को सटीक आकार बनाने में किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, लेजर मैपिंग का उपयोग किया जाता है। किसका, लेजर मैपिंग का उपयोग किया जाता है। विशाल स्मारकों, इमारतों को बनाने की कला को क्या कहते हैं, वास्तुकला कहते हैं। तो विशाल स्मारकों और मूर्तियों, इमारतों को बनाने में की कला को वास्तुकला कहते हैं। तो सिंपल ही है। वास्तुकला बनाने के लिए आवश्यक गणनात्मक डाटा हम कैसे इकट्ठा करते हैं, तो रिमोट सेंसिंग व छपाई अन्वेषण के द्वारा। ठीक है, निष्पादन कला, कला का कौन सा रूप है, तो ये अमूर्त रूप है। ठीक है, कौन सा रूप है, ये निष्पादन कला, कला का अमूर्त रूप है। किस कला रूपों के चेहरे पर शारीरिक भाव शामिल होते हैं, तो निष्पादन कला में। ठीक है, ये सब आपको लग रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके योजना मैगजीन के क्वेश्चन है। ठीक है,
वही क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। वह कौन सा आनुवांशिक विकार है जो असामान्य कोशिका विभाजन के कारण गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त आनुवांशिक सामग्री की वजह से होता है? तो ये डाउन सिंड्रोम, ठीक है। कौन सा? डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त आनुवांशिक सामग्री के कारण होता है। मनोवैज्ञानिकों की सर्वाधिक उपयोगी उच्चार वाली प्रणाली क्या है? मुक्त अभिव्यक्ति। किस थेरेपी से सम्मिलित क्रियाएं अपनाकर मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास रहता है और जो मौखिक या शाब्दिक अभिव्यक्ति भिन्न और अधिक प्रभावी होता है, जो कला थेरेपी कहलाता है। क्या? कला थेरेपी कहलाता है। सही या गलत की सोच किए बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? उसको कला कहते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अंगों के संचालन में कुशलता या क्षमता वाला है? तो न्यूरोटिपिकल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अंगों के संचालन में कुशलता या क्षमता वाला है? तो न्यूरोटिपिकल, ठीक है। अलग तरह से सोचने वाले, अनुभव करने वाले, व्यवहार करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? न्यूरो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो न्यूरो डाइवर्जेंट जो अलग तरह से सोचते हैं व्यक्ति, ठीक है, उनको न्यूरो डाइवर्जेंट कहते हैं। चिकित्सा ऊर्जा स्रोत के रूप में कला को क्या लाभ है? अभिव्यक्ति में सहायक, किसी बच्चे की निपुणता और ग्राहक क्षमता में सुधार, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कला संग्रहालय। विशेष संग्रहालय जो दुनिया भर विशिष्ट क्षेत्रों से कला एकत्रित करते हैं, संरक्षित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, को क्या कहते हैं? तो उसको कला संग्रहालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कला संग्रहालय कहते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अब बताइए यहाँ पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 1954 में की गई थी। भारत का प्रमुख कला संस्थान कौन है जो आधुनिक और समकालीन भारतीय कला का प्रदर्शित करता है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। भारत का प्रमुख कला संस्थान कौन है जो आधुनिक और समकालीन भारत कला को प्रदर्शन करता है? यही, ठीक है, यही जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 1954 में हुई थी, यही है। कहाँ पर? नई दिल्ली में है, ठीक है। ये याद रखिएगा, तीनों आपको इम्पोर्टेंट है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय। आप देखिए अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय किस नाम से जाना जाता था? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय इसको पहले जाना जाता था, अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय कौन है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता सबसे पुराना संग्रहालय है और सबसे बड़ा संग्रहालय है। भारतीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संग्रहालय की स्थापना 1814 में हुई थी। सालार जंग संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नवाब मीर यूसुफ अली के द्वारा की गई थी। नवाब मीर यूसुफ अली के द्वारा सालार जंग संग्रहालय की। तो ये कहाँ है? हैदराबाद में है। सालार जंग संग्रहालय अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व संस्थान कब घोषित किया गया? 1961 में घोषित किया गया, ठीक है। कब? 1961 में। कला संग्रहालय अपने संग्रह के व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए तेजी से अपना रहा है डिजिटलीकरण। मतलब कला संग्रहालय में डिजिटलीकरण ज़्यादा हो रहा है। अधिकांश कला संग्रहालय कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा? प्रतिस्पर्धा, सामग्री निर्माण, पहुंच, प्रभावशीलता, मापना, आभासी उपस्थिति आदि, ठीक है। अब देखते हैं कुरुक्षेत्रा से। कुरुक्षेत्रा में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं कंपेयर टू योजना, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन क्या बना है? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य शून्य भूख वाली दुनिया की प्राप्ति की अवधि है। अब देखिए शून्य भूख वाली हिंदी में एकदम लिखिए, जीरो हंगर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 2030 तक है, कोई भी है सभी 2030 तक पूरा करना है, तो 2030 तक याद रखिए। वह कौन सी कृषि संसाधन उपयोग सुधार, जलवायु परिवर्तन अनुकूल को बढ़ावा देने
बढ़ावा देकर पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है, तो डिजिटल कृषि। ठीक है, कौन सी? डिजिटल कृषि, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ क्या करा है, भारत में वर्तमान में भारत का दूध, जूट और दालों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ठीक है, कौन सा? प्रथम स्थान है। भारत में गेहूं, चावल, मूंगफली, सब्जियां, फल, कपास और गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। किसमें? गेहूं में, चावल में, मूंगफली में, सब्जियों में, फल में, कपास में, गन्ना में, उसमें सब में दूसरा स्थान है। ठीक है। भारत मछली, पशुधन, मुर्गी पालन, मसाले, वृक्षारोपण, फसलों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। उस कृषि को क्या कहते हैं जिसमें अस्थायी, स्थानिक और व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, प्रसंस्करण और विश्लेषण शामिल है? वो प्रिसीजन फार्मिंग कहलाते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, ऐसे दे देंगे ऑप्शन, इसके बाद उसमें 3-4 ऑप्शन ऐसे दे देंगे, प्रिसीजन फार्मिंग, कई और फार्मिंग। ठीक है, तो आपको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर आप कुरुक्षेत्रा मैगजीन या आपका योजना, विज्ञान प्रगति, ये या डाउन टू अर्थ कुछ भी पढ़े हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप टैकल कर लेंगे वहाँ पर, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको मेरिट में ला सकते हैं। क्योंकि जो वो सब क्वेश्चन है वो तो सभी पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो ये आप ही पढ़ के, मतलब बहुत कम ही लोग पढ़ के जाएंगे ये सब। ठीक है। अब प्रिसीजन फार्मिंग, अब देखिए किस कृषि में किसान पानी, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे इनपुट को सटीक रूप से विनियमित कर सकते हैं, जिसमें उच्च दक्षता के साथ साथ अब बर्बादी भी कम करने में मदद मिलती है, तो प्रिसीजन फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, यह एक नया शब्द है जो आईओटी, रोबोटिक्स, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ खेतों का प्रबंधन करने के संबंध में इसे क्या कहते हैं? स्मार्ट खेती कहते हैं। स्मार्ट कृषि के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? यह शारीरिक श्रम को कम करती है और सटीकता एवं दक्षता को बढ़ाती है। तो स्मार्ट कृषि क्या है? यह शारीरिक श्रम को कम करती है और इस सटीकता और दक्षता को बढ़ाती है। मतलब क्या है? जैसे स्मार्ट कृषि क्या कहलाता है? आप जब स्मार्ट तरीके से खेती करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, नई नई मशीनों का, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो आपकी शारीरिक श्रम कम लगेगा, मतलब लेबर कॉस्ट लगेगा कम, हर चीज़ आपका बचेगा। ठीक है। शहरीकरण बढ़ाने के लिए किस प्रकार की कृषि को तेजी से लोकप्रिय हो रही है? तो नियंत्रित पर्यावरणीय कृषि और वर्टिकल फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग पारंपरिक खेती को पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए भूमि उपयोग दक्षता को अधिकतम करती है? तो वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है? थोड़े से स्थान में कई चीज़ें उगा देते हैं आप। वर्टिकल फार्मिंग नियंत्रित पर्यावरण कृषि को किस प्रकार मदद मिलती है? तो कृषि उपज बढ़ाने और जलवायु रूप को कमजोर क्षेत्रों में फसल उगाने में मदद मिलती है। किसान, थोक व्यापारी, उपभोक्ता सभी कृषि उत्पाद, लेन देन और गतिविधियों को सुरक्षित और परिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? तो ब्लॉकचेन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? ब्लॉकचेन का। प्रिसीजन फार्मिंग प्रौद्योगिकी, ड्रोन, परिवर्तनीय और दर पर प्रौद्योगिकी, बीआरटी, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, मशीन लर्निंग, डिजिटल ट्यून किस प्रकार की कृषि से संबंधित है? तो डिजिटल कृषि से संबंधित है। उद्योग 4.0 किस प्रक्रियाओं के आंतरिक और बाहरी नेटवर्क निर्बाधों समावेश क्या कहलाता है? कृषि 4.0 किस प्रकार से कृषि रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न रूपों में केंद्रित करने की कल्पना की गई है? तो कृषि 5.0 याद रखिएगा। फसल कटाई के बाद हैंडलिंग और मूल्य वर्धन जैसे खाद्य प्रसंस्करण क्या कहलाती है? डाउन स्ट्रीम गतिविधियाँ कहलाती हैं। क्या? डाउन स्ट्रीम गतिविधियाँ। कृषि में उत्पादन, सततता, दक्षता में सुधार के लिए की गई तकनीकों को शामिल करने वाली एक व्यापक रणनीति का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? डिजिटल खेती कहलाता है। अब देखिए कृषि तकनीक एवं फूलों की खेती। ठीक है, इस पर क्वेश्चन क्या बने हैं? आज़ादी के 60 के दशक में हरित क्रांति ने अच्छी गुणवत्ता की बीजों की उपलब्धता से भारत में क्या सुनिश्चित हुआ है? तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है आज़ादी के 60 दशक में। ठीक है, हरित क्रांति में अच्छी गुणवत्ता, तो वही है, जब हरित क्रांति अच्छी चल रही है तो खाद्य सुरक्षा अच्छी हो गई है।
फूल जल्दी खराब होते हैं, इसलिए उनके दो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या हैं जो मूल्य निर्धारण नीति निर्धारित करते हैं? तो परिवहन और भंडारण। ठीक है। निर्यात में सूखे फूलों को कितने प्रतिशत उत्पाद शामिल है? 7% है। किसकी मदद से विशाल क्षेत्रों का त्वरित और प्रभावी ढंग से सर्वेक्षण करना संभव हो गया है? तो ये ड्रोन का। वह कौन सी प्रौद्योगिकी है जो एक क्षेत्र में विभिन्न दरों पर पानी, शाकनाशी, उर्वरक जैसे इनपुट अनुप्रयोग को सक्षम बनाती है? परिवर्तनीय दर की प्रौद्योगिकी BRT। फसलों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा और समय की गणना करने के लिए किस प्रणाली में सॉइल मॉइस्चर सेंसर का उपयोग किया जाता है? स्मार्ट सिंचाई प्रणाली में। किस सॉफ्टवेयर के उपयोग से किसान विश्वास के साथ अपने रोपण, पानी, कटाई कार्यों की योजना बना सकते हैं? डेटा संचालित फार्म प्रबंधन। ठीक है। किससे? डेटा संचालित फार्म प्रबंधन। भौतिक खेतों में आभासी प्रतिकृतियाँ बनाते हैं और इसे क्या कहते हैं? तो डिजिटल ट्विन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटल ट्विन कहलाता है। वह क्या है जो किसानों को वास्तविक दुनिया में परिवर्तन लागू करने से पहले विभिन्न प्रदेशों का अनुकरण और अनुकूलन करने की अनुमति देता है? तो डिजिटल ट्विन। क्या कहलाता है? डिजिटल ट्विन। IBM ने क्या विकसित किया है कि एक AI संचालित उपकरण है जो किसानों को उनकी मिट्टी और पानी की गुणवत्ता का तेजी से मूल्यांकन करने में मदद करता है? एग्रोपैड। ठीक है। क्या है? एग्रोपैड। चलते हैं यहाँ देखते हैं। आपको लग रहा होगा सर आज आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ा रहा है कुछ नहीं रहा हूँ, ये ऐसे ही होता है। योजना और कुरुक्षेत्र जब आप खुद ही आप लेकर 30 रुपये को मिलता है ये मैगजीन। ठीक है। गवर्नमेंट ये मैगजीन होती है। तो जब ये आप खुद ही लेकर बैठेंगे तो ये आपको बहुत बोरिंग लगेगा, क्या पढ़ें। लेकिन अगर अच्छे से इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे तो इतना अच्छा लगेगा, आप उसमें खो ही जाएंगे। ठीक है। अगर आपको लगेगा कि जल्दी ख़त्म करना है तो थोड़ा बोरिंग लगेगा। अगर इत्मीनान से बैठेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। एग्नेस्ट ने किस प्रौद्योगिकी मंच का विकास किया है जो अनाज, दालें, चाय, मसाले, जड़ी बूटियां, दूध, शहद जैसी विभिन्न वस्तुओं के लिए व्यापार की गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों का तेजी से आकलन करने में सक्षम है? क्वालिक्स। फूलों की खेती कैसी होती है जिसमें जिससे में उच्च आय क्षमता होती है? तो वो गहन खेती होती है। जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की है? तो जलोढ़ मिट्टी। तो जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली मिट्टी किस है? जलोढ़ मिट्टी। कश्मीर घाटी में कैसी जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण, हल्का शीतोष्ण होता है। लेह और कारगिल में कैसी मिट्टी? रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी लेह और कारगिल में पाई जाती है। रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी कैसी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? मध्यम से मध्यम उच्च स्तर तक। रेतीली मिट्टी में जलधारण की क्षमता होती है, बहुत कम होती है। जहाँ रेत होगा वहाँ जलधारण कैसे ज़्यादा होगा? CSIR IHBT किस मिशन के तहत लद्दाख में किसानों को ट्यूलिप, गैरडियोलस और लिलियम जैसे रोगाणु मुक्त मूल्यवान रोपण सामग्री प्रदान कर रहा है? CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन, याद रखिएगा। भारत में आर्कटिक की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 1300 प्रजातियां भारत में आर्कटिक की पाई जाती हैं। किसको पादप साम्राज्य का सबसे बड़ा परिवार माना जाता है? आर्किडेसी को पादप साम्राज्य का सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। फूलों की खेती में विपणन की प्रवृत्ति बहुत गतिशील है और इस उद्योग के कितने प्रतिशत चक्र वृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है? तो 6.5%। ठीक है। किस शाखा के रूप में फूलों की खेती ये फूलों की सजावटी पौधों से संबंधित है? तो बागवानी। ठीक है। फूलों की बढ़ती मांग के पीछे मुख्य कारक क्या है? तो जीवन स्तर में सुधार और खरीद क्षमता में वृद्धि। भारत सरकार ने फूलों की खेती कैसा उद्योग घोषित किया है? तो उभरता हुआ उद्योग भारत सरकार ने कहा है कि यह मतलब उभरता हुआ उद्योग है फूलों की खेती। फूलों की खेती विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक हो सकती है, इसलिए इसे कैसा दर्जा दिया गया? 100% निर्यातों उन्मुख का दर्जा दिया गया है। भारत में फूलों के प्रमुख आयातक देश कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी।
उत्पादन सामग्री विपणन जागरूकता परिवहन किस खेती में प्रमुख समस्याएं हैं? तो फूलों की खेती की प्रमुख समस्याएं हैं। CSIR फ्लोरीकल्चर मिशन का शुभारंभ कब किया गया है? तो 2021 में। तो CSIR फ्लोरीकल्चर मिशन का शुभारंभ 2021 में किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, ठीक है। तो ये पुराना है, ये वाला उत्तम है। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए एक एक पॉइंट, क्योंकि कुछ पॉइंट है कि जो हमेशा काम आएगा। जैसे कौन सा पॉइंट है? ये है 2027-28 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया का कौन सा स्थान होगा? तो तीसरा स्थान होगा, ठीक है। कब? 2027-28 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 2047 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है? 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर का, ठीक है, 2047 तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा है लेकिन हो सकता है अचीव कर लें हम सब। भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों के दौरान औसत कितने % वार्षिक वृद्धि दर देखी जा रही है? 4.6%। अब देखिए मशरूम की खेती से, यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है, याद रखिएगा, मशरूम एक कवक है। वैज्ञानिकों ने मशरूम की कितनी प्रजातियों की पहचान की है? तो वैज्ञानिकों ने 14,000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है। यहाँ देखते हैं मशरूम की कितनी प्रजातियां खाने योग्य हैं? तो 2,000 से अधिक प्रजातियां खाने योग्य हैं। तो 14,000 की खोज की है लेकिन सब खाने योग्य नहीं है, कुछ में टॉक्सिक भी होता है, ठीक है। कुछ लोग, कुछ ऐसी होती है जिनको खाने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। कुछ मशरूम ऐसे होते हैं। पुरातत्व अभिलेख से पता चलता है कि लोगों के जुड़ी खाद्य प्रजातियां कहाँ पर 13,000 से साल पहले पाई जा रही? चिली में, ठीक है। कहाँ पर? चिली में। ईसा पूर्व में कई 100 साल पहले जंगली कवक खाने का पहली बार विश्वसनीय रूप से उल्लेखनीय कहाँ किया गया? तो ये चीन में किया गया। प्राचीन वैदिक साहित्य में अमरता के लिए एक दिव्य पेय को क्या कहा जाता है? तो वो सोम कहा जाता है, ठीक है। अमरता के लिए सोम पिया जाता था। सोम संभवतः किस खुम्ब से प्राप्त किया जाता है? अमानिता मुस्कारिया, ठीक है। अमानिता मुस्कारिया से सोम प्राप्त किया। आज ये होता तो सभी लोग पा लेते और सब अमर हो जाते, ठीक है। पी लेते सब अमर हो जाते। वर्ष 2001 में वैश्विक मशरूम का उत्पादन कितना था? 44.2 मिलियन टन था, ठीक है, बहुत ज़्यादा था। 2021 में मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन होने वाली प्रजातियां कौन सी है? सीटैक मशरूम 26%, ऑयस्टर मशरूम 21%, ब्लैक ईयर मशरूम 21%, बटन 11% है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितना मशरूम उत्पादित होता है? 0.28 मिलियन टन। हमारे यहाँ कमी होता है, ठीक है। भारत में प्रति मशरूम की खपत कितनी है? तो प्रति व्यक्ति मशरूम की खपत 90 ग्राम है। विश्व में सर्वाधिक मशरूम की खपत कहाँ है? तो USA में सबसे ज़्यादा मशरूम की खपत है। इसके बाद चाइना में कितना है? 1.16 किलोग्राम। हमारे यहाँ ग्राम में। हमारे यहाँ ज़्यादा मशरूम लोग नहीं खाते, ठीक है। तो हमारे यहाँ से तो मशरूम बड़ा वाला खाते हैं, जिसे गोभी, ठीक है। तो गोभी भी एक मशरूम की ही प्रजाति मान सकते हैं, वो थोड़ी बड़े लेवल में होती है, ठीक है। तो वो गोभी हमारे यहाँ ज़्यादा खाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम मशरूम की खेती कहाँ कब प्रारंभ की गई थी? 1961 में प्रारंभ की गई थी। भारत में सर्वप्रथम मशरूम की खेती कहाँ प्रारंभ की गई थी? सोनल, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले वो मशरूम की खेती प्रारंभ की गई थी। भारत का मशरूम शहर सितंबर 1997 में किसे घोषित किया गया था? तो सोलन को हिमाचल प्रदेश में है, इसको सर्वप्रथम मशरूम शहर घोषित किया गया। भारत में मशरूम की खेती के अंतर्गत आने वाली कौन सी प्रजाति का योगदान लगभग 70% है? तो बटन मशरूम का, ठीक है। भारत में सर्वाधिक मशरूम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बिहार में। सबसे ज़्यादा मशरूम का उत्पादन किस राज्य में? बिहार में, ठीक है, जहाँ लीची होता है। बिहार कितने % मशरूम का उत्पादन करता है? 11%, 35.6 हज़ार टन यही करता है। देश में मशरूम का उत्पादन उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो हमारा चौथा स्थान है। कौन सा? 4th स्थान है। उत्तरी राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश प्रमुख रूप से किस मशरूम के उत्पादन पर केंद्रित है? तो बटन मशरूम। उष्णकटिबंधीय राज्यों अर्थात दक्षिण भारत में कौन सा मशरूम संबंधित है? तो मिल्की मशरूम दक्षिण भारत में। धान के भूसे का मशरूम मुख्य रूप से कहाँ उगाया जाता है? उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ में। मशरूम की खेती किस प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग का एक अनूठा तरीका है? माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी। भारत प्रत्येक वर्ष फसल अवशेष कितना उत्पादन करता है? तो 650 मिलियन टन। भारत में फसल अवशेष गेहूं और चावल के रूप में क्रमशः कितना है? 131 और 154 मिलियन टन। हर साल 178 टन फसल अवशेष विशेष रूप से होने का अनुमान है, जिसमें कितना टन अवशेष जला दिया जाता है? तो 87 टन। फसल अवशेष जलाने का सबसे प्रदूषण है जो प्रमुख रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? जलवायु परिवर्तन। ये दिल्ली में जो प्रॉब्लम है, ठीक है। कृषि और वन उत्पाद अवशेषों का उपयोग कर किसकी खेती की जा सकती है? खुम्ब की खेती की जा सकती है। कृषि और वन उत्पाद किस प्रकार के अवशेष हैं? तो लिग्नो ल्यूलोसिक, ठीक है। तो लिग्नो सेल्यूलोसिक, याद रखिएगा, लिग्नो सेल्यूलोसिक। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कृषि अपशिष्टों का उपयोग मशरूम उत्पादन में करें तो भारत कितने मिलियन टन मशरूम तथा कितना जैव खाद का उत्पादन कर सकता है? क्रमशः 3 मिलियन टन और 15 मिलियन टन का। वह कौन से 4 मशरूम प्रजातियां जिनकी भारत में साल भर खेती के लिए सिफारिश की गई है? भारत में साल भर खेती के लिए, तो वो कौन से? बटम मशरूम है, आयस्टर मशरूम है, पैड्री स्ट्रा मशरूम है और मिल्की मशरूम, मतलब साल भर इसमें खेती कर सकते हैं। मशरूम की कृषि कितने अवधि की होती है? तो 1 से 3 महीने में मशरूम की खेती तैयार हो जाती है। छोटा सा, जैसे क्या, मान लीजिए आपने कोई पेड़ लगाया, जितना छोटा सा पेड़ जब हल्का सा हो जाता है उतने मशरूम तैयार हो जाता है, तो 2-3 महीने में तैयार हो जाता है। कृषि अवसंरचना निधि एक माध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण योजना है जो कब प्रारंभ हुई थी? 2020 में। कृषि संगठन ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए प्रोटीन भोजन के रूप में मशरूम की सिफारिश की है। खाद्य और कृषि संगठन। सबसे मूल्यवान औषधि ये मशरूम किस प्रजाति की है? तो मैनोडमी। मशरूम प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर होते हैं। इसमें वसा और चीनी कम होती है, जिसके कारण इसे क्या माना जाता है? सुपर फूड माना जाता है। क्या माना जाता है? सुपर फूड। इसमें क्या होता है? वसा और चीनी कम होती है, जिसके कारण इसको चीनी सुपर फूड मशरूम को। मशरूम किस प्रकार के अमीनो एसिड से भरपूर है? ल्यूसीन और लाइसीन। तो आप जब भी खाइए मशरूम तो ये इसमें याद रखिएगा, ल्यूसीन और लाइसीन इसमें भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है कभी पेपर में पूछ ही ले। कौन विटामिन डी का एकमात्र शाकाहारी स्रोत है? मशरूम विटामिन डी का एकमात्र शाकाहारी स्रोत है। 2020 में भारत ने मशरूम के निर्यात में कुल कितने अमेरिकी डॉलर की कमाई की? 8.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, ठीक है। तो हमारे यहाँ ज़्यादा कोई खाता नहीं तो बाहर ही भेज दिया जाता है। जैसे क्या हुआ, कई देशों में चाय होता है लेकिन वहाँ जितनी खपत होती है तो बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जैसे दाल क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हमारे यहाँ खपत भी ज़्यादा है, इसलिए हमको बाहर से भी मंगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मशरूम कम लोग खाते हैं इसलिए भेज दिया जाता है, कम ही होता है लेकिन भेज दिया जाता है, पैसा आ जाता है। मार्चेला स्कुलेटा, जिसे गुच्छी भी कहते हैं, मशरूम की एक प्रजाति कहाँ उगाई जाती है? मध्य हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले गांव में। मशरूम किस ताकत ने ध्यान खींचा है जिसके उपयोग से चमड़े के विकल्प, कागज, पैकेजिंग, निर्माण सामग्री तैयार किया जा सकता है? फंगल माइसेलियम। किसका उपयोग लचीले गुणों के साथ फोम जैसी सामग्री बनाने के लिए किया जाता है? माइसेलियम। किस मशरूम के फल वाले हिस्से से त्वचा जैसी बायो मटेरियल स्केचिटिन विकसित की गई है? तो गोर्गोडर्मा मशरूम की। जैव आधारित चमड़े के विकल्प वैश्विक बाजार 2020 में कितने का था? तो 110.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। 2022 से 2027 के बीच CAGR में कितने % की वृद्धि का अनुमान है? 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। खनिज उर्वरकों के घोल का उपयोग करके मिट्टी के बिना पानी में पौधे उगाने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स खेती पोषक तत्वों से भरपूर जल माध्यम पर आधारित है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स आधारित वर्टिकल खेती किस पर केंद्रित है? खड़ी पर्वतों की झुकी हुई सतहों पर पौधों को उगाने पर केंद्रित है।
हाइड्रोपोनिक्स एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? बिना मिट्टी के सिर्फ पानी से खेती करना ही हाइड्रोपोनिक्स का है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ पानी से ही खेती की जाती है। जैसे कुछ पौधे होते हैं ना, ठीक है, जैसे बेल, एक जो घरों में एक बेल होता है उसको लगाया जाता है, वही होता है। इस खेती का सर्वप्रथम कौन से देश ने अपनाया? तो इजराइल ने अपनाया था। कौन? हाइड्रोपोनिक्स। अध्ययनों के अनुसार परंपरागत खेतों की तुलना में हाइड्रोपोनिक्स से क्रमशः कितने गुना कम पानी में कितने गुना अधिक उपज हुई है? 13 गुना कम और 11 गुना अधिक उपज हुई है। हाइड्रोपोनिक्स बागवानी के उपयोग किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय ग्रोइंग मीडियम क्या है? रॉक वूल है। ठीक है, क्या है? रॉक वूल है। अब देखिए, वर्मिक्यूलाइट क्या है? जो सड़ता नहीं और इसमें फफूंदी का विकास भी नहीं होता। हाइड्रेटेड लेमिनार लेम्यूनियम लौह मैग्नीशियम सिलिकेट खनिज। ठीक है। नारियल अवशिष्ट और नारियल की भूसी से प्राप्त वह कौन सा उत्पाद है जो पौधे के माध्यम से सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये नारियल फाइबर उपयोग किया जाता है। कितने प्रकार का हाइड्रोपोनिक सिस्टम है? तो 6 प्रकार का हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। किस प्रकार हाइड्रोपोनिक सिस्टम में बिना किसी यांत्रिक प्रभाव के कोशिका बल का उपयोग करके जड़ों को पोषक तत्व में घोल प्रदान किया जाता है? तो निष्क्रिय हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। बिग हाइड्रोपोनिक सिस्टम किस श्रेणी में आता है? तो निष्क्रिय हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आता है। वह कौन सिस्टम है जिसमें घोल और वातन को प्रसारित करने में मदद करने के लिए कुछ तंत्र प्रभाव लागू किया जाता है? सक्रिय हाइड्रोपोनिक सिस्टम। वर्टिकल फार्मिंग की अवधारणा पहली बार कब आई थी? तो 1999 में वर्टिकल फार्मिंग की अवधारणा आई थी। वर्टिकल फार्मिंग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? डिक्सन डेस्पोमियर ने। तो किसने किया था? डिक्सन डेस्पोमियर ने। वर्टिकल खेती पारंपरिक खेती से कैसे भिन्न है या ऊर्ध्वाधर होती है? तो याद रखिएगा, वर्टिकल खेती पारंपरिक खेती से कैसे भिन्न है या ऊर्ध्वाधर होती है। वह कौन सी खेती है जिसमें जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और पौधे मिट्टी के आर्द्र वातावरण में बढ़ते हैं? तो एरोपोनिक्स खेती। किस तकनीक से में पोषक तत्वों के जड़ों पर स्प्रे किया जाता है? तो एरोपोनिक्स तकनीक पर। ठीक, तो किस तकनीक में पोषक तत्वों को जड़ों पर स्प्रे किया जाता है? तो एरोपोनिक्स तत्वों पर। एरोपोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठोस तरल जैसे माध्यमों का उपयोग नहीं करता है बल्कि पौधों को विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो वो हवा। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार कौन है जो जलीय कृषि भी कहते हैं? तो ये एक्वापोनिक्स। ठीक, तो हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार कौन है जिसे जलीय कृषि? तो एक्वापोनिक्स भी है। एक्वापोनिक्स प्रक्रिया में 3 जैविक घटक कौन कौन से हैं? मछलियाँ, पौधे और बैक्टीरिया। एक्वापोनिक्स में पौधे और मछलियों के बीच कैसा संबंध पाया जाता है? तो सहजीवी का संबंध पाया जाता है। तो एक्वापोनिक्स में पौधों और मछलियों के बीच कैसा संबंध? सहजीवी संबंध पाया जाता है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों की तुलना में वर्टिकल खेती कितने प्रतिशत जल कुशल होती है? तो 95% है। पौधों द्वारा चयापचय के लिए उपयोग में आने वाली पानी और वाष्पोर्जन के माध्यम से नष्ट होने वाली पानी के अनुपात से क्या तात्पर्य है? जल कुशल और जल दक्षता। वर्टिकल खेती एक बहुत ही उच्च उत्पादक खेती है। इसमें प्रति इकाई क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत अधिक फसल उत्पादक होता है? तो 70 से 80% फसल उत्पादक होता है। वर्टिकल फार्मिंग अगर ग्रीन हाउस पॉली हाउस में करनी है तो भारत सरकार इस पर कितनी सब्सिडी देती है? तो 50% सब्सिडी देती है। याद रखिएगा, कितने परसेंट? 50% सब्सिडी देती है। खाद्यान्न उत्पादन 1950 से 51 में 50.8 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में कितने स्तर पर पहुंच गया है? 329.7 मिलियन टन। ठीक है। देश में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के बाद किसके माध्यम से हासिल की गई है? उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग। याद रखिएगा। ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जब अगला मतलब अभी एक कल ही परसों में इसको और आगे थोड़ा सा और बचा, 2 पेज और बचा होगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये आपको बोरिंग थोड़ा लग रहा होगा। अब 40-44 मिनट का वीडियो भी हो गया है,
तो मुझे लग रहा है इसके बाद एक पार्ट और बना देंगे, उसमें आपको विज्ञान प्रगति भी मिल जाएगी पूरी, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव जितने भी क्रॉनिकल के ऑब्जेक्टिव बने हैं वो जैसे उसको कर लेंगे, तब आपका पूरा क्रॉनिकल लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। ये मई वाला ख़त्म हो गया, इसके बाद हम अप्रैल वाला कर लेंगे, पीछे चलेंगे, फिर मार्च वाला कर लेंगे, फिर फरवरी वाला, सब ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।